वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। नागेश्वर का टूर्नामेंट। कुछ देर बाद नागेश्वर और गुनगुन की भी बारी आ जाती है। ये देखकर सभी लोग तालियां और चीयर करने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं और उसमें गुनगुन और उनका दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन उसे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गुनगुन उनसे बोलती है कि इस तरह घर के क्या देख रहे हो। तभी कुछ लड़के गुनगुन को इस तरह देखते हैं जैसे वह उनकी कोई पसंदीदा चीज मिल गई हो। ये देखकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है। वह गुस्से में आगे बढ़ती है। तभी नागेश्वर उसे झुकता है और कहता है, तुम इस तरह अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं जानता हूँ ये लोग किस तरह घूम रहे हैं और तुम में से क्या चाहते हैं, इसलिए तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारा इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। ये सुनकर गुनगुन चुप हो जाती है और मुस्कुराती है। तभी नागेश्वर आगे बढ़ता है और गुस्से में उन लोगों की तरफ देखा है और कहता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ये सुनकर वह लड़के हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, तू क्या कर लेगा, हमें आ रहा, तू पहले अपनी जान तो बचा ले। ये सुनकर नागेश्वर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही उसने सीधा एक हमला एक लड़के पर करता है। ये देखकर सभी लड़की अपने बचाव के लिए वहां पर प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देते हैं। ये देखकर नागेश्वर गुस्से में चढ़ जाता है और सभी से बोलता है, देख लो ये लोग शील्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। ये सुनकर टीचर उठाते तो है, लेकिन जो बुलंदशहर का प्रिंसिपल नहीं उठाते तो मजबूरन उनको भी वही बैठना पड़ता है और वह लोग चुपचाप लड़ाई देखते हैं। ये देखकर नागेश्वर चढ़ जाता है और गुस्से में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर देता है, जिससे पूरे के पूरे टूर्नामेंट मुकाबले में आज ही आग फैल जाती है और वह जो शील्ड उन लोगों ने बनाई थी वह एक झटके में टूट जाती है। तभी वहां पर सारे टीचरों ने एक साथ अपनी ताकत लगाकर सभी को सुरक्षित कर लिया था, वरना वह लोग जलकर एक झटके में रख हो जाते। ये देखकर सारे टीचर घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर हमला था, इससे तो पूरा का पूरा स्टेडियम जलकर राख हो गया है। ये देखकर सभी टीचर घबरा जाते हैं और घबराते हुए ही वह टीचरों को कहते हैं कि यह मुकाबला अब बंद करवा दो, वरना काफी लोगों की जान चली जाएगी। यह सुनकर टीचर मुकाबला बंद करवाते हैं और नागेश्वर को वहां से बाहर कर देते हैं और फिर एक एक मुकाबला होता है और धीरे धीरे ये मुकाबला काफी आगे चल जाता है। कुछ देर बाद वहां पर बुलंदशहर की प्रिंस वाइस प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं, नागेश्वर क्या आप हमारे विद्यालय में आना चाहेंगे। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना शक्तिशाली कैसे हूं, लेकिन मैं इतना भी शक्तिशाली नहीं हूं कि मैं कहीं आ जा सकूं। मैं अपना फैसला खोल लूंगा और मैं जल्द ही बुलंदशहर आने वाला हूं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैं बुलंदशहर आने के बाद खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल कुछ नहीं बोलते और फिर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर सोचता है कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वह गुनगुन की तरफ देखा है तो वह डर जाता है, क्योंकि गुनगुन उससे बहुत गुस्से में थी और बोल रही थी कि तुमने मुझे क्यों लड़ाई नहीं करने दी और सारा तुमने मजा खुद ही लूट लिया। ये सुनकर नागेश्वर डर जाता है और चुपचाप गुनगुन के पीछे पीछे चलने लगता है। ये देखकर गुनगुन हंसते जाती है और बोलती है, तुम लगता है मुझे काफी डरने लगे हो। ये सुनकर नागेश्वर उसे बड़े प्यार से देखा है। ये देखकर गुनगुन और ज्यादा शर्मा जाती है और वह नागेश्वर के पास आकर उसके सीने पर एक मुक्का मारती है, जिससे नागेश्वर वही एक्टिंग करने लगता है और बोलता है, हाय रे दया, इस लड़की ने मेरा दिल तोड़ दिया। ये सुनकर गुनगुन हंसने लगती है और गुनगुन को हंसाता देख वह भी हंसने लग जाता है। ये देखकर गुनगुन बहुत खुश होती है और बोलती है कि क्या अब मेरे साथ मेरे घर चलना पसंद करोगे। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, मोदी पास और कोई घर नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ ही जाना चाहूंगा। ये सुनकर गुनगुन मुस्कुराती है और बोलती है कि ठीक है, अब हम घर चलती है, फिर वहां से हमें कहीं और भी जाना है। ये सुनकर गुनगुन और नागेश्वर दोनों साथ चलने लग जाते हैं। फिर नागेश्वर गुनगुन के साथ हाथ पकड़कर चल ही रहा होता है। तभी उनके पीछे से एक भारी भरकम और पतली सी आवाज भी आती है। जब वह लोग दिखती है तो वह देखी है कि वहां पर एक बच्चा और एक लड़की खड़ी है। जब वह लोग ध्यान से देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कौन है। वहां पर अमृता और कार्तिक खड़े थे। कार्तिक बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रहा था और कह रहा था, आप लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। ये सुनकर वह राहत की सांस लेता है और कहता है कि मेरे को अगर छोड़कर आप लोग गए तो मैं आकर तुम्हें बहुत सताऊंगा। ये सुनकर नागेश्वर घबरा जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला, बस कुछ दिन आप जसवंत जी के साथ रहो और मैं और गुनगुन बाहर जाकर कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर अमृता शौक हो जाती है और कहती है, नागेश्वर तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये सुनकर नागेश्वर उसे घूर कर देखता है और कहता है कि तुम कौन होती हो मेरा फैसला सुनाने वाली, और मैं तुम्हें भला क्यों बताऊं। ये सुनकर जैसे ही वह गुनगुन को देखते हैं तो वह और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। ये सुनकर गुनगुन कभी नागेश्वर को तो कभी अमृता को देखते हैं। ये देखकर नागेश्वर बोलता है, ये सब झूठ है, हमारी सगाई हो रखी थी लेकिन तुमने उसे तुड़वा दी और अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर गुनगुन गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह जानती थी कि उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर वह अपने फैसले खुद लेती तो शायद आज वह ऐसी जगह पर होती जहां उसे कोई भी परेशान ना करता, लेकिन वह अपने फैसले खुद न लेने की बजाय अपने दोस्तों से उसके फैसले लेने के लिए बोलती थी और आज उनके दोस्तों ने ऐसी जगह पर उसे लाकर खड़ा कर दिया था।
कि ना ही वह कुछ कह सकती थी ना ही कुछ बोल सकती थी, लेकिन बस उसके हाथ में एक कोटा सा सिक्का रह गया था। ना ही उसे छल सकती थी ना ही उसे अपने पास रख सकती थी। यही सोचते हुए वह चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी नागेश्वर बताता है कि मैं बुलंदशहर पढ़ने जा रहा हूं और मेरे साथ गुनगुन भी जा रही है। ये सुनकर अमृता का गुस्सा पड़ जाता है, लेकिन वह चुपचाप वहां से चली जाती है और वहां से जाने के बाद वह सीधा अपने घर जाती है और अपने माता पिता को वह सारी बातें बताती है। जब उनके माता पिता ने उसकी बातें सुनी तो उन्हें दुख हुआ और बोली, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन जब नागेश्वर तुमसे नहीं मिलना चाहता तो तुम उसकी रास्ते में मत आना, वरना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। चैप्टर 14 जंगल के बीचों बीच। ये सुनकर वह अपने पिता से पूछता है, पिताजी आप मुझे लगता है कुछ छुपा रहे हो, आप बताओ कि यह क्या हो जाएगी और आप इतना डरते क्यों हो उसे परिवार से। ये सुनकर वह बताते हैं कि वह परिवार इतना शक्तिशाली है कि तुम नहीं जानती, अगर तुम जान जाओगी तो तुम उनसे मिलना तो दूर उनसे पंगे लेना भी बंद कर दोगी। जिस तरह से तुम उसे सताती हो, अगर वह गुस्से में आ जाए तो तुम्हें जब मर्जी खत्म करवा सकता है और हमारा परिवार तो एक चींटी सा उसके सामने देखा हुआ कीड़े हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उससे शादी करने के चक्कर में उसे दुश्मन बना बैठो। इसलिए अब मैं तुम्हें बुलंदशहर भेजने की तैयारी करने वाला हूँ। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, पिताजी नागेश्वर भी वही जाने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर वह घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं तुम अब वहां नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें उसके सामने नहीं करना चाहता। तुमने जो उसके साथ किया है वह अभी तक वह लोग भूल नहीं पाए हैं। अगर तुम उनके सामने जाओगी तो पक्का कोई ना कोई मुसीबत हो जाएगी। यह सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह जानती थी कि सारी गलती उसी की है, इसलिए वह माफी मांगना चाहती थी। इसलिए वह कहती है, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इस तरह का काम नहीं करती, लेकिन मेरे को क्या पता था कि नागेश्वर इतने अच्छे घर का होगा और वह इतनी सारी चीज कर सकता था। तो वह इस तरह का नाटक क्यों करता रहा, क्योंकि वह ऐसा नाटक करता था कि उसे कुछ आता ही ना हो। इसी वजह से मैं परेशान हो गई थी उससे और मैंने यह फैसला लिया और मैंने उसे दिन गलती से उसे मार दिया था। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। ये सुनकर वह गुस्से में अपने दांत पर चढ़ जाती है। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकती। यह सुनकर वह चुपचाप मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा अब तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो। ये सुनकर वहाँ में सर हिलती है। तभी उसे साइड नागेश्वर और गुनगुन दोनों ही तैयार हो रहे थे और अपने कपड़े पैक कर रहे थे। ये देखकर कार्तिक भी उदास हो जाता है और उसके साथ साथ जसवंत जी भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अब इसके बाद मुश्किल ही अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ मिल पाएंगे। वह अपने मन में मान चुकी थी कि अब वह बेटी की शादी नागेश्वर से ही करवाएंगे, लेकिन वह जानते थे कि इसमें अभी बहुत बड़ी चुनौतियों पर करनी है। यही सब सोते हुए वह थोड़े परेशान भी हो रहे थे, लेकिन वह जानते थे कि उन लोगों को बाहर की दुनिया देखना कितनी ज्यादा आवश्यकता है। अगर वह लोग बाहर नहीं निकालेंगे तो उन्हें ये सब मुश्किलों का अंदाजा नहीं लग पाएगा और फिर वह इसी छोटे से इलाके में रहकर मर जाएंगे। ये सब सोते हुए वह चुपचाप अपने घर में रखा पानी पी रहे थे और जोरों से सांस ले रहे थे। तभी कुछ देर बाद नागेश्वर उनके पास आता है और जब नागेश्वर को वह देखते हैं तो वह देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार हो रखा है और फिर उसी के पीछे पीछे उसकी बेटी गुनगुन भी आ रही होती है। ये देखकर वह अपनी बेटी को गले लगा लेता है और बोलता है, बेटा मुझसे मिलने आते ही रहना। ये सुनकर उनकी बेटी भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर वह अपनी बेटी को समझती है कि तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना तुम इसी छोटी सी जगह में रह जाओगी और तुम्हारी शक्तियां सीमित हो जाएगी। वह जानती थी कि उसके पिता सही बोल रहे हैं, लेकिन वह क्या करती अपने मन को नहीं समझ पा रही थी। ये देखकर नागेश्वर आता है, उसको अपने हाथ से उसके हाथ को कस के दबाता है, जिससे वह नागेश्वर की तरफ देखती है और नागेश्वर उसकी तरफ देखा है। फिर दोनों मुस्कुराते हैं और गेट से बाहर निकल जाती है। जब वह लोग गेट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सामने बहुत बड़ी बाज खड़ा है। ये देखकर नागेश्वर समझ जाता है कि यह उन्हीं के लिए है और फिर वह जसवंत जी की ओर देखा है और कहता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तभी जसवंत जी बोलती है, यह मेरी बेटी भी है और आप वहां जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा सकती। तभी वहां पर अमृता भी आ जाती है। जब अमृता को नागेश्वर देखा है तो वह हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह, तभी उन्हें रोकते हुए जसवंत जी कहते हैं, हाँ मैंने ही इसे बुलाया है क्योंकि यह भी बुलंदशहर की ओर ही जा रही है, इसलिए तुम इसे भी इस अपने साथ ले जा सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है कि मैं गुनगुन को तो नहीं संभाल पा रहा और भला इसको कैसे संभाल लूंगा। ये सुनकर अमृता और गुनगुन दोनों घुरकर नागेश्वर को देखते हैं, जिससे नागेश्वर अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी नागेश्वर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां तक चलती हो, तुम बस हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करोगी। यह सुनकर अमृता चुप हो जाती है और हाँ में सर हिलाती है। तभी नागेश्वर उन्हें कहता है, अब आप लोग बैठ सकते हैं। ये देखकर पहले गुनगुन को बैठता है और फिर वह खुद बैठ जाता है, फिर उसके बाद अमृत भी इस पर बैठ जाती है। तीनों बैठकर जैसी ही उड़ान भरती है वैसे ही गुनगुन को डर लगने लगता है। तभी गुनगुन को पीछे से बागेश्वर पकड़ लेता है, जिससे गुनगुन राहत की सांस लेती है। लेकिन अमृता को भी डर लग रहा था, लेकिन वह चुपचाप ऐसे बैठी थी जैसे उसे बिल्कुल भी इससे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन नागेश्वर समझ रहा था कि उसे भी डर लग रहा होगा, इसलिए उसने बोला कि तुम मुझे पढ़ सकती हो। जैसे ही नागेश्वर ने यह बात बोली वैसे ही अमृता झट से नागेश्वर को हैक कर लेती है और कस के पकड़ लेती है।
जिससे नागेश्वर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वह जानता था कि वह डरी हुई है, इसलिए कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसे पकड़ने देता है, जिससे तीनों एक दूसरे को इस तरह पड़े हुए थे जैसे करने वाले हैं, इसीलिए वह चुपचाप धीरे धीरे उड़ रहे थे। तभी कुछ देर बाद बज थक जाता है तो वह नीचे उतरता है। जब बाज नीचे उतरता है तो नागेश्वर देखा है कि वहां पर बहुत सारे जानवर घास खा रहे थे और जंगली जानवर वहां पर उन्हें गुस्से में घर रहे थे। ये देखकर नागेश्वर बोलता है, लगता है हमें आना इन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये सुनकर गुनगुन भी कहती है, लगता है ये बहुत खतरनाक जगह है। च15 बुलंद शहर की ओर। तभी अमृता डरते डरते रहती है, मुझे यहाँ पर रुकने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं हम पर यह जंगली जानवर हमला न कर दे। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, जंगली जानवर हम पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक हम उन पर हमला न करें। ये सुनकर अमृता चुप हो जाती है, क्योंकि वह नागेश्वर से बहस नहीं करना चाहती थी। तभी नागेश्वर को समझाते हुए गुनगुन भी कहती है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये सुनकर नागेश्वर हाँ में सर हिल देता है, लेकिन वह यहाँ से जाने की नहीं सोच रहा था। वह देखना चाहता था कि यहाँ पर कितनी ताकतवर जानवर हैं। अगर यहाँ पर ज्यादा ताकतवर जानवर होंगे तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ताकत है जिससे ये लोग इतनी ज्यादा जल्दी ताकतवर बन रहे हैं। यही सोचते हुए वह गुनगुन को अपनी जानकारी बताता है। ये सुनकर गुनगुन भी कुछ सोचकर बोलता है, तुम सही कर रहे हो नागेश्वर, अगर यह जानवर इतनी ताकतवर हो चुकी है तो वह जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से खाते होंगे या यहाँ से कोई एनर्जी लेते होंगे जिससे वह इतनी जल्दी इतनी ताकतवर हो चुकी हैं। ये सुनकर नागेश्वर हाँ बोलकर वहां से आगे बढ़ जाता है और बोलता है, मैं अभी आता हूँ, तुम बस यहाँ पर कुछ देर तक रुको। ये सुनकर गुनगुन और अमृता वहां पर चुपचाप बैठ जाती हैं और नागेश्वर थोड़ा आगे जाकर कुछ हार भी करता है, लेकिन उसे कोई पता कुछ नहीं चलता। इसलिए वह वापस आकर उन्हें कहता है कि हमें थोड़ा जंगल के अंदर चलना चाहिए, जिसे हम पता लगा सके कि यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये जानवर इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हैं। यही सोचते हुए वह आगे बढ़ जाती है। जब आगे जाकर वह लोग वह जानवर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा और शक्तिशाली दिख रहा था, तभी वह जानवर उनको देख लेता है और गुस्से में उन पर दहाड़ने लग जाता है। ये देखकर नागेश्वर घबरा जाता है। तभी वह जानवर नागेश्वर पर हमला कर देता है। ये देखकर नागेश्वर पीछे रखता है, उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर गुनगुन और अमृता भी डर जाती है कि अब हम इस जानवर से कैसे निकलेंगे। तभी नागेश्वर बोलता है कि मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम लोग इसका हमला करोगी। यह सुनकर सभी लड़कियां और डर जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उनसे एक भी चूक हुई तो सजा उनकी मौत होगी। यही सब सोते हुए वह लड़कियां कपड़ा गई और नागेश्वर को यहाँ से निकलने की हिदायत देने लगी, लेकिन नागेश्वर यहाँ से अभी जाना नहीं जाता था। इसलिए चुपचाप वह गुनगुन की तरफ देखा है और कहता है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। ये सुनकर गुनगुन बोलती है, जहां तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगी, अगर मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगी। ये देखकर नागेश्वर मुस्कुराता है और सोचता है कि मैं लगता है सही पार्टनर को चुना है। यही सोचते हुए वह मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। ये देखकर अमृता घबरा जाती है, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी, उन्हें उनके साथ देना ही था, वरना वह वैसे भी यहाँ पर मारी जाती। यही सोचते हुए वह चुपचाप उन लोगों के साथ चलती रहती है। तभी नागेश्वर उसे जानवर को अपनी ऊर्जा से आकर्षित करता है और उसे पर हमला कर देता है। ये देखकर नागेश्वर पर वह जानवर हमला कर देता है। उससे पहले ही दोनों लड़कियां उसे जानवर पर हमला कर देती है और वह जानवर लड़का आकर दूर गिर जाता है। ये देखकर नागेश्वर उसके पास जाता है, उसको उसके सर पर आज का हमला करता है, जिससे वह जानवर कुछ ही देर में तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी जानवर या इंसान को मारते हुए नहीं देखा था। तभी नागेश्वर भी थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, मैंने एक निर्जीव को मार दिया और उसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं हो रहा। तभी ना चाहते हुए भी उसकी आंख से एक आंसू निकालकर उसे पर टपक पड़ता है। तभी वह जानवर मरते मारती नागेश्वर को ही देख रहा था और बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसे तुम प्रकार अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर बड़े ध्यान से उसे देखा है, लेकिन नागेश्वर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी नागेश्वर आगे बढ़कर उसकी जान से मार देता है। तभी उसके अंदर एक सुनहरा मोती चमक रहा होता है। ये देखकर नागेश्वर सोचता है कि यह किस तरह का मोती है और यह इतना चमक क्यों रहा है। तभी नागेश्वर को कुछ समझ आता है और बोलता है कि लगता है यह ऊर्जा का वही केंद्र है जो मेरे अंदर पनप रहा है। ये सोचकर नागेश्वर आगे बढ़ता है, उसके शरीर से वह मोती निकालकर वह उसकी ऊर्जा को सूखने लगता है, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि ईश्वर उसे सुख नहीं पता। इसलिए चुपचाप वह मोती अपने जेब में रख लेता है और कहता है कि अब हम यहाँ से चल सकते हैं। तभी अमृता और गुनगुन उसे देखते हैं और कहती हैं, आपने क्या रखा जब में। तभी नागेश्वर बोलता है, यह ऊर्जा मोती है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ से बाहर निकालने के बाद इसके बारे में बात करें। ये सुनकर दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि नागेश्वर इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए वह चुपचाप नागेश्वर की बात मान लेते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि उनका बज आ रहा है। ये देखकर नागेश्वर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है ये हमारी माँ की बातें भी समझ सकता है। कुछ सोचते हुए नागेश्वर बज से कहता है, तुम एक अच्छे और वफादार प्राणी हो, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। ये देखकर बात कुछ समझ नहीं पता, लेकिन जैसे ही बज उसके हाथ में वह मोती देखा है तो वह झट से उसे निकाल लेता है और देखते ही देखते बात की एनर्जी बढ़ाने लग जाती है और वह थोड़ा सा बात भी हो जाता है। ये देखकर नागेश्वर खुश हो जाता है और कहता है, हमें लगता है
इस तरह की मोती इकट्ठा करनी चाहिए और इस बात को देना चाहिए जिससे यह और ज्यादा ताकतवर हो सके, जिससे हम और भी उसे मिला सके। तभी नागेश्वर को समझाते हुए गुनगुन रहती है कि हमें 3 दिन के अंदर बुलंदशहर पहुंचना होगा, वरना हम विद्यालय में एंट्री नहीं ले पाएंगे। ये सुनकर नागेश्वर को याद आता है कि उनसे बस 3 दिन के अंदर ही विद्यालय के अंदर जाना है, वरना वह लोग आंटी तो दूर उनकी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए वह लोग चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और उनकी पीठ पर बैठकर उसे जगह की ओर निकलती है। तभी नागेश्वर गुनगुन से पूछता है, गुनगुन वैसे तुम वहां किस लिए जाना चाहती हो? तभी गुनगुन उससे बोलता है कि मेरी माँ और मेरे बाबा भी वहीं से पढ़कर पास हुए हैं और फिर वह अमृत की तरफ देखा है। तो अमृता बोलते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे पहले ही वहां भेजने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन जब उन्होंने आपके बारे में सुना तो वह थोड़ा डरने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि आप मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे और मेरे माता पिता को भी कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ये सुनकर नागेश्वर कुछ सोचते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं खाने वाला, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे और गुनगुन से दूर रहो। हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, उसके बीच में तुम नहीं आना चाहती और आ नहीं सकती। यह सुनकर अमृता कुछ नहीं बोलता और हमें सर हिला देती है और कहती है, ठीक है, अब मैं आप लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगी। 16 नागेश्वर ढाबे पर। ये सुनकर नागेश्वर बहुत खुश होता है और वह चुपचाप गुनगुन का हाथ पकड़कर आगे आगे चलने लगता है और उसके पीछे पीछे अमृता भी चलने लगती है। ये देखकर गुनगुन दोनों को इस तरह दिखती है जैसे कोई अजनबी चल रहे हो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह अब क्या करे। लेकिन नागेश्वर उसका हाथ इतनी टाइटली पड़े हुए था कि वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे भी ना चाहते हुए नागेश्वर के साथ उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही होगा। यही सब सोते हुए उपाय नागेश्वर के साथ चले जा रही थी। तभी वह बात पर बैठकर वह सभी लोग दोबारा उड़ जाते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं जो देखने में बहुत खूबसूरत था। वह बुलंदशहर के पास के ही एरिया में था और वहां पर खाने की बहुत अच्छी अच्छी सी स्मेल आ रही थी। ये देखकर रुक जाते हैं। जब खाने के लिए रुकने के बाद जब उन्होंने खाना ऑर्डर किया तो वहां पर एक अच्छी सी दिशा लगाई गई और वह पुरस्कार के रूप में उन सभी को दिया गया, क्योंकि वह लोग अभी आए थे और वहां पर आने वाले लोगों के लिए कुछ चीज फ्री थी। ये देखकर नागेश्वर बहुत खुश होता है और वह चुपचाप खाना खत्म करने लगता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और वह जब वहां पर बैठता है तो वह देखता है कि उसके बगल में 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां खाना खा रही है। ये देखकर वह उन लड़कियों की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि हेलो ब्यूटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर अमृता और गुनगुन दोनों ही गुस्से में उसे देखते हैं और फिर वह अपना खाना खाना जारी रखती है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह चुपचाप थोड़ा सा खाना खाकर फिर से उनकी तरफ देखने लगता है, वह क्योंकि वह अपनी नज़र उन पर से हटा ही नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का और आता है और उसके पास ही बैठ जाता है। ये देखकर वह उससे पूछता है कि ये दोनों लड़कियां कौन है? तभी वह बताता है कि यह लड़कियां नहीं आई है, लगता है ये लोग अभी अभी आए हैं और विद्यालय में आगमन के लिए आए होंगे। यही सोचकर वह उसे बताता है कि शायद यह विद्यालय की आगमन के लिए आए हैं, इसलिए ये लोग विद्यालय जरूर जाएंगे। ये सुनकर वह लड़का बहुत खुश होता है और कहता है कि अगर ये लोग विद्यालय जाएंगे तो मैं जरूर इसे मिल पाऊंगा। यही सोचते हुए वह खुश हो जाता है और वह वहां से खाना खाकर चुपचाप निकल जाता है। वह लोग आराम से खाना खा ही रहे होते हैं। तभी नागेश्वर को कुछ सोचता है और वह गुनगुन के हाथों पर हाथ रख देता है। ये देखकर अमृता उसे घूर कर देखती है और फिर वह चुपचाप अपना खाने में ध्यान लगती है। तबीयत गुनगुन उसकी तरफ देखती है और कहती है, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। ये सुनकर वह कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक है, मुझे कोई भी शब्द नहीं है। ये सुनकर उससे पूछता है कि तुमने फिर ऐसा क्यों किया? तभी गुनगुन की को आंख मारते हुए नागेश्वर अमृता की तरफ देखा है। ये देखकर गुनगुन समझ जाती है कि वह उसे चलाने की कोशिश कर रहा है। तभी गुनगुन उसके पास आती है और उसके बाहों में लीप जाती है। ये देखकर अमृता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उन लोगों ने पहले ही समझौता कर लिया था कि वह लोग कुछ भी करें उसे अमृता को कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर यह सब सोते हुए वह चुपचाप अपना लंच एंजॉय करने लगती है। तभी नागेश्वर उसके होठों पर किसका देता है। ये देखकर उसका चम्मच नीचे ही छूट जाता है। तभी नागेश्वर कुछ सोचते हुए अमृता की तरफ देखा है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, अपना चुपचाप खाना खाओ। ये सुनकर अमृता चुपचाप खान की ओर देखते हैं और फिर वहां से उठकर जाने लगती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर नागेश्वर भी उठ जाता है और गुनगुन को भी उठने के लिए इशारा करता है। तभी गुनगुन भी उठ जाती है और वह लोग अपना पेमेंट करके वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी एक लड़का गुनगुन का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर गुनगुन जोर से चिल्लाती है और कहती है, तुम कौन हो और इस तरह मुझे कैसे टच कर सकते हो? ये सुनकर वह लड़का बोलता है, मैं बस अभी अभी आया हूँ, ये ब्यूटीफुल गर्ल तो बहुत सुंदर हो। ये सुनकर गुनगुन को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुनगुन उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। ये सुनकर वह लड़का गुस्से में गुनगुन को देखा है और बोलता है, तुम्हें पता है मुझ पर कितनी लड़कियां मरती है, फिर भी मैं किसी को भाव नहीं देता और मैं तुम्हें इस तरह आगे से बात करने आया हूं तो तुम इस तरह नखरे दिखा रही हो। ये सुनकर गुनगुन बोलती है, मुझको तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर वह लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वह इसकी नज़र नागेश्वर पर पड़ती है तो वह मुस्कुराता है और कहता है, ये लड़की लगता है तू इसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे साफ साफ बता देता हूं कि अब ये लड़की मेरी हो चुकी है क्योंकि मुझे ये पसंद है और तू जितना पैसा मांगेगा मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर नागेश्वर कहता है,
वह अच्छा, सच में तो तुम कितने पैसे दे सकते हो? ये सुनकर गुनगुन के तो होश उड़ जाते हैं। उसने नहीं सोचा था कि नागेश्वर पैसे के लिए उसे इस तरह का ट्रेड करेगा, लेकिन जैसे ही वह पैसे की बात बताने ही वाला होता है तभी नागेश्वर कहता है, ये कोई भेजने की चीज नहीं है। तुम चाहो तो भी इसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बेचने वाला, क्योंकि यह बेचने वाली कोई चीज नहीं, यह मेरी होने वाली बीवी है। ये सुनकर वह लड़का गुस्से में अपना पैर पटक कर नागेश्वर की ओर आता है। ये देखकर नागेश्वर पीछे हट जाता है और गुस्से में उसकी तरफ देखा है और कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो तुम जानते हो कि इसका परिणाम कितना है बुरा होगा। ये सुनकर वह लड़का एक झटके में शांत हो जाता है और चुपचाप वहां से जाते हुए नागेश्वर को घर कर देखता है और कहता है कि मैं तुझे देख लूं। तभी गुनगुन घबरा जाती है और कहती है, नागेश्वर देखोगे, हमें धमकी देकर जा रहा है, कहीं हमें कुछ हो ना जाए। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी इन सब चीजों की? तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वह कहती है, मुझे पता है तुम मेरे को तो बच्चा लोग, लेकिन अगर तुम पर कोई खतरा आया तो तुम कैसे बचोगे? यही सोचते हुए जब नागेश्वर से साझा करती है तो नागेश्वर मुस्कुराता है और बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो। 17 श्वेता के घर। नागेश्वर वह लोग खाना खाकर उठाते हैं और जाने लगते हैं। तभी वह लड़के गुस्से में उसके आगे आ जाते हैं और कहते हैं, अभी कहाँ से जा रहे हो? ये सुनकर नागेश्वर कहता है कि मेरी इच्छा, जब जाऊं, जब आना चाहूं आ सकता हूं। ये सुनकर सारे लड़के भड़क जाते हैं और उसे पर हमला करते हैं। ये देखकर गुनगुन भी आगे आ जाती है। तभी अमृता देखी है कि गुनगुन और नागेश्वर दोनों ही एक साथ मिलकर उन लोगों को बहुत पीटते हैं और ये देखकर अमृता हैरान हो जाती है और कहती है, तुम दोनों इतने ताकतवर कैसे हो गए? ये सुनकर गुनगुन मुस्कुराती है और कहती है, हम लोग इतनी ही ताकतवर से पहले से, लेकिन हमने अपनी ताकत छुपा के रखी है। ये सुनकर अमृता शौक हो जाती है और शौक में नागेश्वर की तरफ देखती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने उसके साथ सगाई तोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। यही सोचते हुए वह नागेश्वर को बड़े प्यार से देखते हैं, लेकिन नागेश्वर उसको तो बस एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझ रहा था। यही सोचते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं और फिर वह लोग वहां से निकलकर मार्शल आर्ट विद्यालय की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर अमृता भी उनके साथ जाने लगती है। तभी मार्शल आर्ट विद्यालय के पास उन्हें रोक लिया जाता है और क्या कहा जाता है, आप लोग अभी नहीं जा सकते, विद्यार्थियों का अभी जाना सख्त मना है, क्योंकि अभी उनका परीक्षा बाकी है और यहाँ पर बिना परीक्षा के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। यह सुनकर नागेश्वर कहता है, हम बख्तावरपुर से आए हैं। ये सुनकर सभी लोग शौक होकर उन लड़कों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जहां से भी आए हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोग अभी एंट्री नहीं ले सकती। अगर तुम किसी राजघराने से भी होती है तो भी मैं तुम्हें अभी एंट्री नहीं देता। ये सुनकर नागेश्वर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था। वह जानता था कि यहाँ पर चलने वाली, इसलिए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते रहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि परीक्षा स्टार्ट हो गई है एडमिशन के लिए। ये सुनकर वहां के पहरेदारों ने कहा, जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो चिंता मत करो, इसके लिए सभी के सभी लोग जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर सबको बताने के लिए हम पूरे राज्य में ऐलान करवा देते हैं, जिसके कारण सभी बच्चों को परीक्षा देने में और यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर नागेश्वर हमें कर हिलता है और फिर वहां से दोनों के साथ चला जाता है। फिर वह आगे चलते चलते रुक जाते हैं और फिर गुनगुन पूछता है, नागेश्वर अब हम क्या करेंगे, हमें कहाँ जाना चाहिए? ये सुनकर नागेश्वर बोलता है, तुम चिंता मत लो, हमें सबसे पहले कुछ रहने का स्थान ढूंढना चाहिए और कोई धर्मशाला ढूंढनी चाहिए जहां पर हम ठहर सकें। ये सुनकर अमृता बोलते हैं, मैं धर्मशाला में नहीं रह सकती, तुम्हें पता है वहां पर सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने कमरे या फिर एक पर्सनल रूम चाहिए जिसमें मैं रह सकूं। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, हमने तुम्हें नहीं बोला, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो, हमारे पीछे आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर नागेश्वर की बातें सुनकर गुनगुन को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अमृता की भी बात गलत नहीं है, अगर वह लोग वहां गए तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। यही सोचते हुए गुनगुन नागेश्वर को बताती है, बात समझ जाता है और फिर कहता है, तुम जैसा चाहे हम वैसा ही करेंगे। ये सुनकर अमृता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नागेश्वर सिर्फ गुनगुन की ही बात मान रहा था, जो गुनगुन बोल रही है वही करता है। ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह वहां से जाने ही लगती है। तभी वह सोचती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरा ध्यान कौन रखेगा और नई जगह पर हम लोग कैसे रह पाएंगे। यही सोचते हुए वह वापस आ जाती है और नागेश्वर से कहती है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर सबसे पहले गांव में घूमने लग जाता है और एक झोपड़ी का इंतजाम करने के लिए बोलता है। तभी वहां पर एक बुद्धि सी अम्मा रहती हैं और बोलती है, बेटा मेरे घर में काफी जगह है, तुम चाहो तो यहाँ रख सकते हो। ये सुनकर नागेश्वर उनका धन्यवाद करता है और कहता है, दादी आप यहाँ कब से रह रही हैं? तभी दादी को बताते हैं कि मेरा बेटे और बेटी भी रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, उसके बाद मैं और मेरी पोती यहाँ रहते हैं। ये सुनकर नागेश्वर पूछता है, आपकी पोती कहाँ है, आपके साथ ही रहती क्या? अब ये सुनकर दादी बोलती है, नहीं बेटा मेरी बेटी मेरे साथ ही रहती है। तभी पीछे से आवाज आती है और कहती हैं, दादी देखो मैं आ गई। यह सुनकर दादी पीछे मुड़ती है तो देखते हैं कि उनकी पोती आई है। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है और वह जाकर अपनी पोती के गले लग जाती है। तभी पोती उनकी देखी है कि उनके पास काफी लोग खड़े हैं। ये देखकर वह दादी से पूछता है, दादी ये लोग कौन है? तभी नागेश्वर आगे आता है और कहता है,
हम लोग कुछ घर ढूंढ रहे हैं जहां हमें रहने के लिए जगह मिल सके, क्या हमें रहने का ठिकाना मिल सकेगा। ये सुनकर उनकी पोती बोलती है, नहीं, हमारे घर में जगह नहीं है। ये सुनकर दादी को कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वह जानती थी कि अब की जनरेशन बहुत ज्यादा सतर्क रहने लगी है। लेकिन वह जानती थी कि अगर यह बच्चे बदमाश होते हैं या फिर गुंडे मवाली होती तो वह चाहते तो उन दोनों को किडनैप भी कर सकते थे उनके ही घर में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यही सोचते हुए दादी बोलती है, बेटा तुम शांत रहो। तभी दादी नागेश्वर के पास आती हैं और बोलते हैं, बेटा मेरी बेटी की बातों का बुरा मत मानना। तुम जानते हो कि इस जनरेशन में अब लोग सतर्क रहने लग गए हैं और इस कारण भले लोगों की भी मदद नहीं होती, इसलिए मेरी बेटी को माफ कर दो। ये सुनकर नागेश्वर उनके हाथों को नीचे कर देता है और कहता है, माँ दादी आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने या आपकी पोती ने कोई गलती नहीं की। अगर उसे वह गलती करती भी है तो वह उसकी निजी जिंदगी है और वह उसका घर है, वह जो चाहे वह कर सकती है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर उनकी पोती जो दूर रहकर यह सब सुन रही थी वह समझ जाती है कि यह लोग बुरे इंसान नहीं है और फिर वह आगे आता है और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। ये देखकर नागेश्वर आगे बढ़ता है और उनके हाथ भी नीचे कर देता है और कहता है, तुम लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर उनकी पोती थोड़ा शांत होती है और कहती है, वैसे आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ये सुनकर नागेश्वर कहता है, मैं यहाँ पर इस विद्यालय में अपना और इन सब का एडमिशन करवाने आया हूँ। ये सुनकर वह बोलती है, मुझे भी इसमें एडमिशन लेना है, लेकिन यहाँ पर सारे अमीर लोग आए हैं और बड़े बड़े समूह के लोग हैं और ऐसे ग्रुप के लोग भी हैं जो हमसे काफी ताकतवर है, इसलिए मैं इसमें हिस्सा तो क्या इसके आसपास भटकने भी नहीं दिया जा रहा। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, आप लोग चिंता मत करो, मैं आपको उसमें पास करवा कर रहूंगा। तभी नागेश्वर कहता है, अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हें थोड़ा ताकतवर बनना होगा। सुनकर वह बोलती है कि मैं कहाँ से ताकतवर बन सकती हूँ। तभी नागेश्वर कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वह बोलती है, अरे यार इन सब की बातों में तो हम एक दूसरे का नाम ही जानना भूल गए। तभी नागेश्वर बोलता है, मेरा नाम नागेश्वर है और यह गुनगुन है और यह अमृता है। ये सुनकर वह दोनों भी आगे आता है और वह दोनों अपना नाम इंट्रोड्यूस करती हैं। तभी दादी बोलती है, मेरा नाम लक्ष्मी है और यह मेरी पोती का नाम। तभी उनकी पोती आगे आता है और वह अपना नाम खुद बताती है, मेरा नाम श्वेता है। 18 श्वेता के लिए ड्रैगन पत्थर। उसका नाम जानने के बाद सभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी श्वेता बोलती है, अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। मैं इन सब बातों में तो आप लोगों को अंदर ले जाना भूल ही गई। और फिर वह जाती है तो सभी के लिए खाने का इंतजाम करने लगती है और उन लोगों को खाने के लिए कुछ सामान देती है और कहती है कि यह अमृतीय चाय है जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ सकती है और तुम्हें एनर्जी मिल सकती है, लेकिन मुझे माफ कर दो, ये बिल्कुल लो लेवल की चाय है जिससे आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी इस तरह की मासूमियत देखकर नागेश्वर को पूरा लगता है और फिर वह उसके पास जाकर उसके आंसू पूछता है और बोलता है कि आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसा चाहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर श्वेता मुस्कुराती है और बोलती है, तुम लोग कितने अच्छे हो, बिल्कुल भी मेरी बात का बुरा नहीं मानते। और वह लोग हैं जो घर पे आते हैं तो हमें मारते हैं, पीटते हैं और वाहन से चले जाते हैं। यह सुनकर उसकी दादी उस गुस्से से घूरती है और कहती है कि तुम चुप रहो। ये सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ चल रहा है और फिर वह श्वेता से पूछता है तो श्वेता चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तभी दादी आती है और बोलती है, बेटा तुम लोग यहाँ रहने आए हो, आराम से रहो, तुम्हें इन सब मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुनगुन भी आगे आती है और बोलती है कि दादी हम भी तो अभी आपके ही रूम में रहेंगे, तो हमें भी यह जान लेना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपको कौन परेशान कर रहा है। ये सुनकर वह बताती है कि हम खाना खाने के लिए भी तरसती है, इसलिए हम लोगों ने कुछ पैसे उधार लिए थे किसी से, लेकिन हम उस चुका नहीं पा रहे, तो वह लोग हमें रोज धमकाने आते हैं और धमकाते वक्त मेरी बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं और वह लोग खाना पीना खाने के बजाय उस बर्बाद करके हमें मारते पीटते हैं और फिर वाहन से चले जाते हैं। ऐसे रोज वाह करते हैं और रोज आते हैं और वे लोग इतने ताकतवर हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर नागेश्वर मुट्ठी बांधता है और कहता है कि आने दो, इस बरन लोगों को हम लोग बताएंगे कि अभी क्या है गरीबों को सतना। ये सुनकर श्वेता आगे आता है और उसके आगे आकर हाथ फैला लेती है और कहती है कि नहीं, तुम लोग उसे मामले में मत पड़ो वरना तुम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होगी। वह लोग बहुत बड़े कबीले से आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसे समूह में बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर मैजिशियन भी हैं। ये सुनकर नागेश्वर अपनी आंखें सीखो लेता है और कहता है कि तो इसका मतलब है कि तुम लोग ऐसे ही अत्याचार सहते रहोगे और कोई कुछ भी ना करें। ये सुनकर श्वेता अपना सर नीचे झुका लेती है और कहती है कि हम किसी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहते, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपना एडमिशन करवाने आए हो और यहाँ पर एडमिशन करवा कर आप लोग तो चले जाओगे, लेकिन हम लोगों का क्या, वे लोग हमें आकर फिर परेशान करेंगे। ये सुनकर नागेश्वर कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, तो मैं अब से तुम्हारा एडमिशन भी वही करवा दूंगा और फिर तुम एक आधिकारिक विद्यालय में एडमिशन वाली हो जाओगी और फिर अपनी माँ को वहां ले जाकर रहने के लिए उनसे गुजारिश कर सकती हो। ये सुनकर वह कहती हैं, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो जादू तो दूर की बात है, मार्शल आर्ट की एक तकनीक भी नहीं आती। यह सुनकर नागेश्वर हंसता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। और फिर वह कहता है, चलो मेरे साथ। यह सुनकर नागेश्वर, अमृता और गुनगुन और श्वेता चली जाती हैं और दादी उनका जाते जाते धन्यवाद करती हैं और कहती हैं, मेरे बेटी को इतना काबिल बना दो जिससे उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये सुनकर नागेश्वर कहता है,
आप चिंता मत करो दादी, हम उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना देंगे। ये सुनकर दादी मुस्कुराती है और फिर वह अपने कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वह सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं और फिर नागेश्वर उसे बिल्कुल लो लेवल से बताना शुरू करता है जैसे उसे उसके टीचर ने बताया था। फिर वह कहता है, तुम कौन सा मार्शल आर्ट सुनना चाहोगी? यह सुनकर वह बोलती है, क्या ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे मैं करूं? और फिर वह तभी नागेश्वर कहता है, मुझे समझ नहीं आया, इसका थोड़ा आसान शब्दों में समझ सकती हो? ये सुनकर वह बोलती है, क्या मुझे डांस वगैरह या फिर कुछ ऐसा जैसे कि म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे म्यूजिक सिखा सकूं। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुरा देता है और कहता है कि मैं भी म्यूजिक सीख रहा हूँ और मैं एक गिटार साधक हूँ। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश होती है और कहती है, तो ठीक है, मैं भी एक गिटार साधक बनूंगी और मुझे दोनों पर राज करना है। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, तो ठीक है, इसके साथ साथ मैं तुझे और भी मार्शल आर्ट विधाओं का ज्ञान दूंगा जिससे तुम अपनी सुरक्षा और अपने घर के लिए काम कर सकूं। ये सुनकर वह बहुत खुश रहती है और इसी खुशी में वह जाकर नागेश्वर से गले लग जाती है, उसके गाल पर एक किस कर देती है। ये देखकर नागेश्वर शर्मा जाता है और तभी वहां पर दोनों खड़ी लड़कियां गुस्से में नागेश्वर को देखते हैं और कहती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी सर्वनाम की चीज नहीं है। ये सुनकर नागेश्वर और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। तभी वहां पर श्वेता आती है और वह भी कहती है, मुझे भी माफ कर दो, मैं जल्दीबाजी में उसे गले से लगा लिया। ये सुनकर गुनगुन बोलती है, अरे कोई बात नहीं, तुम कुछ भी करो, बस नागेश्वर मेरा है और यह बात ध्यान रखना। ये सुनकर तो अमृत और श्वेता दोनों गुस्से में उसे करते हैं, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। यही सब सोते हुए वह लोग चुपचाप रहती हैं और कुछ नहीं बोलते। तभी श्वेता बोलती है, आपको मैं क्या बोल सकती हूँ? तभी वह बोलते हैं कि आप मेरे को भाई भी बोल सकती हैं या फिर नागेश्वर भी बोल सकती हैं, मेरा नाम नागेश्वर है। तो ये सुनकर वह बोलती है, आपसे मैं आपको भी नागेश्वर ही बोलेगी। यह सुनकर नागेश्वर कुछ नहीं बोलता। तभी गुनगुन और अमृता आगे आती हैं और उससे पूछता है, क्यों श्वेता, तुम नागेश्वर को नागेश्वर ही क्यों बोलना चाहती हो? तुम भाई भी तो बोल सकती हो। ये सुनकर वह उसे घूर कर देखती है और कहती है, क्यों मैं उन्हें भाई क्यों बोलूं? ये सुनकर गुनगुन चुप हो जाती है क्योंकि वह किसी को फोर्स नहीं कर सकती किसी को कुछ भी बोलने से, इसलिए वह शांत हो जाती है। तभी नागेश्वर उन लोगों के बीच में आता है और कहता है, अरे झगड़ा बंद करो, तुम लोग झगड़ा करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ये सुनकर गुनगुन उसे पर ही सारा गुस्सा उतार देती है और उसके जाकर सीने से लिपट कर उसे बड़े प्यार से देखते हैं और कहती है, नागेश्वर तुम्हें मेरे से एक वादा करना होगा। तभी वहां पर अमृता और श्वेता आ जाती है जिससे वह कुछ नहीं बोल पाती है और बोलती है कि ठीक है, हम यह बातें बाद में करेंगे। ये सुनकर नागेश्वर उसे आश्चर्य से देखा है और कहता है, अरे यार, तुम लोग कहना क्या चाहते हो, साफ साफ तो बोला करो। तभी नागेश्वर को वह कहती है, अरे अच्छा, इसकी बात छोड़ो और अब मैं चाहता हूं तुम सभी लोग इसकी मदद करो। तभी नागेश्वर कहता है, मैं एक बात सोच रहा हूं, क्यों ना हम एक पत्थर उनके लिए भी ढूंढने चले। तभी नागेश्वर को समझाते हुए वह गुनगुन रहती है, अगर हम इसके लिए वह पत्थर ढूंढने गए तो हमें आने में देर भी हो सकती है और शायद हम विद्यालय में एंट्री भी ना ले पाए। ये सुनकर नागेश्वर उदास हो जाता है। तभी नागेश्वर कहता है, क्यों ना चलते हैं और हम जल्दी से जल्दी इस पत्थर को ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर हम जल्दी आ जाएंगे, अगर ना ही मिला तो भी हम 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। ये सुनकर अमृता और श्वेता को कुछ समझ नहीं आता। तभी अमृता को नागेश्वर कहता है, तुम लोग क्या इंतजार करोगी यहाँ पर हमारा, हम श्वेता के साथ कुछ ढूंढने जा रहे हैं, अगर वह मिल गया तो शायद श्वेता को जादू सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनकर अमृता बोलते हैं, नहीं, मैं भी आपके लोगों के साथ ही चलूंगी। 19 दादी पर हमला। वे लोग घर से बाहर निकलने से पहले दादी को देखना चाहते थे, इसलिए वह लोग वापस कमरे में जाते हैं। जब वह लोग दादी को देखते हैं तो वह वहां का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। जब श्वेता अपनी दादी को इस हालत में देखती है तो उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वह भागकर जाकर दादी को गले लगाकर रोने लग जाती है। तभी वहां पर जो गुंडे आए थे वह लोग देखते हैं कि वहां पर कुछ और लोग हैं तो वहां पर उन्हें धमकी देने लगते हैं, तुम लोग कौन हो और हमारे मामले से दूर रहो, अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश की तो तुम लोग यहाँ से जीवित नहीं लौट पाओगे। ये सुनकर नागेश्वर को गुस्सा आता है लेकिन वह शांत रहता है और बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये सुनकर वह लोग बोलते हैं, हमें हमारा पूरा पैसा वापस चाहिए वरना हम आज इस गुड़िया को जान से मार देंगे। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, अगर यह बुढ़िया मर गई तो क्या तुम्हें इससे पैसा मिल जाएगा? ये सुनकर वह हंसते हैं और कहते हैं, हमें पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन ये लड़की मिल जाएगी, फिर हम इसे ले जाकर पहले अपना मन बहलाएंगे और फिर इसके साथ हम जब तक चाहेंगे तब तक रात गुजारेंगे और फिर इसी तरह हम रोज करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं हो जाता और फिर उसके बाद हम इसे किसी कोठे पर भेज देंगे। ये सब बातें सुनकर श्वेता के बारे में नागेश्वर का खून खौल जाता है और वह आगे बढ़कर एक गुंडे के सीने पर हमला कर देता है और जिससे वह आदमी कई दूर जाकर गिरता है। ये देखकर स्वेटर डर जाती है और कहती है, नागेश्वर तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें सब संभाल लूंगी। यह सुनकर नागेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। ये सुनकर श्वेता डर जाती है और कहती है, नहीं नागेश्वर, तुम मेरे लिए इस तरह की खतरा मोल नहीं ले सकती, आखिर में मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ जो तुम इस तरह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। ये सुनकर नागेश्वर शांत होकर उसको देखा है और फिर वह दोबारा उन गुंडों की तरफ देखा है और वह श्वेता से कुछ नहीं बोलना, फिर वह उन गुंडों के पास जाकर उन्हें करने स्टार्ट कर देता है। फिर ये देखकर श्वेता और डर जाती है।
वह जानती थी कि वह लोग बहुत बड़ी कबीले से आए थे, अगर उन कबीले वालों को पता लग गया तो वह लोग नागेश्वर को जीवित नहीं छोड़ेंगे। यही सोचते हुए वह नागेश्वर के अपने गले से लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन नागेश्वर उसे फिर से दूर हटा देता है और फिर वह उन दोनों को खूब पीटा है और बोलता है, अगर तुम लोगों ने दादी की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखी तो तुम लोग अब जीवित नहीं बचोगे। ये सुनकर वह सभी लड़के रोते गिर जाते नागेश्वर से माफी मांगते हैं और बोलते हैं अब हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे और हम इसे कभी नहीं सताएंगे। तभी नागेश्वर देखा है वह लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तभी उन लोगों के पास जाकर नागेश्वर उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर इससे माफी नहीं मांगी जो तुमने बदतमीजी की है उसके लिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर वह श्वेता की तरफ देखते हैं और फिर नागेश्वर की तरफ, तभी नागेश्वर अपने हाथ में एक आग का गोला बना लेता है। ये देखकर श्वेता चौंक जाती है और नागेश्वर को बड़े चौंक कर देखती है। ये देखकर अमृता और गुनगुन उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, तभी वह लोग जो अभी माफी नहीं मांगना चाहते थे ये देखकर वह डर जाते हैं और वह धीरे धीरे श्वेता की तरफ मुड़ती है और उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दो और हमें बचा लो। ये सुनकर श्वेता का दिल आशीष जाता है और कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और अब तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरी दादी को तुम कभी परेशान नहीं करोगे। ये सुनकर वे लोग के जान में जान आई है और फिर वह लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर श्वेता मुस्कुराती है, तभी वह नागेश्वर की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरी मदद की इसलिए मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे इस तरह बदतमीजी की। यह सुनकर नाकी उसे मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी इस जगह पर कोई कीमत नहीं है, इसलिए तुम अब हमारे साथ रहोगी और दादी भी, हम दादी को भी अपने साथ ही रखेंगे। ये सुनकर दादी कहती है बेटा तुम इस छोटे से घोंसले में रहने के लिए नहीं बने हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग मेरी पोती को भी बड़ी उड़ान भरना सिखाओ। इसलिए मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ और अब तुम लोग अपने सफर पर जाना चाहते हो, मुझे पता है। मैं तुम्हारी बातें सुन ली थी लेकिन मैंने कुछ तुम्हें कहा नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस दुनिया से बाहर निकले और देखे कि इस दुनिया में कितनी खतरनाक और कितने अच्छे लोग भी हैं और किस तरह के लोगों से हमें दोस्ती रखनी चाहिए। ये सुनकर नागेश्वर हाँ में सर हिला देता है, तभी वह कुछ सोचते हुए बोलता है कि अभी हम लोग कुछ दिन नहीं रुकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये लोग वापस आएंगे और अपने कबीलों के कुछ लोगों को लेकर आएंगे, मुझे लग रहा है कि बड़ी तबाही आने वाली है। ये सुनकर श्वेता और घबरा जाती है। वह जो सोच रही थी वह नागेश्वर भी सोच रहा था, लेकिन वह कुछ खाने के लिए मुंह खोल उससे पहले ही नागेश्वर कहता है तुम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकती हो और मैं अकेले ही इसे संभाल लूंगा। ये सुनकर गुनगुन आगे आता है और नागेश्वर का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इन सबको संभाल लूंगा। ये सुनकर गुनगुन रहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि चाहे जो हो जाए आपको कुछ नहीं होने देना है। ये सुनकर नागेश्वर अपने हाथ को गुनगुन के चेहरे पर रख देता है और उससे बोलता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र करो मत, आप जानती हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ये सुनकर गुनगुन हाँ में सर हिलती है और फिर वह वहां से दूर है जाती है। ये देखकर अमृता और श्वेता भी सोचते हैं कि यह कितना ताकतवर है जो गुनगुन उसे पर इतना भरोसा कर रही है। यही सोचते हुए वह लोग आगे जाने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर जोर से शेरों की धरने की आवाज आने लगती है और जंगली जानवरों की धरने की आवाज। ये सुनकर नागेश्वर सोचता है यह क्या हो रहा है, तभी वहां पर एक आवाज सुनती है जो कोई भी इस झोपड़ी के अंदर है वह लोग सारे बाहर आ जाए वरना हम इस झोपड़ी को जलाकर राख कर देंगे। ये सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि यह वही लोग हैं जिनके बारे में वह सोच रहा था। फिर वह सभी लोग बाहर आते हैं। जब सभी लोगों को वह दिखाई देते हैं तो सभी लोग हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनके आगे जो उनका सरदार बैठा था वह सबको रोककर उतर जाता है और फिर वह नागेश्वर के पास आता है और बोलता है क्या तुम ही हो जिसने मेरे उन आदमियों को पीटा। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है हाँ मैं ही हूँ जिसने उन आदमियों को पिटा और तुम्हारे आदमियों ने ये देखो इन दादी की क्या हालत की है। ये सुनकर वह बोलता है तुम किसी के भी मामले में ऐसे कैसे घुस सकते हो, तुम जानते नहीं कि तुमने किसी से पंगा ले लिया है। ये सुनकर नागेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि मैं बस एक इंसान होने की नाते एक इंसानियत की रक्षा कर रहा हूं और तुम हो कि मुझे धमकाने आए हो। ये सुनकर वह आदमी गुस्से में अपने दांत पिसता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर नागेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग उनके परिवार से दूर रहो और हालांकि जो उन्होंने कर्ज लिया है वह मैं चुका दूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूं। ये सुनकर वह सरदार नागेश्वर को घर कर देखता है और फिर वह नागेश्वर पर हमला करने ही वाला होता है, तभी नागेश्वर अपने हाथ में आग जलाता है। जब नागेश्वर के हाथ पर ड्रैगन जैसी आग नाचने लग जाती है तो वह देखता है तो वह डर जाता है और कहता है ये तुम्हारे पास आज कैसे आई, यह एक स्पिरिट आज है। ये सुनकर नागेश्वर चौंक जाता है और कहता है अच्छा तो यह एक स्पीड आगे है, इसमें क्या होता है। ये सुनकर वह आदमी बोलता है तुम्हें ये भी नहीं पता और फिर ये तुम्हारे पास कैसे आई। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है यह मेरे गुरु ने मुझे भेंट की है। च20 ड्रैगन पत्थर की खोज। ये सुनकर उनका लीडर घबरा जाता है और बोलता है कि कौन हो तुम, कौन हो। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है तुम यह मत पूछो कि मैं कौन हूँ, तुम ये जान लो कि तुम्हारे लिए मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। ये सुनकर वह लीडर घबरा जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम जो भी हो बस मेरे को अपने पैसों से मतलब है।
ये सुनकर नागेश्वर कहता है तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, अगर तुमने फिर दोबारा इन पर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वह आदमी घबरा जाते हैं और फिर सभी के सभी जाने के लिए मुड़ जाते हैं। तभी नागेश्वर बोलता है, बस 1 महीने का मुझे समय दो, मैं तुम्हें 1 महीने बाद खुद ही पैसे देने आऊंगा। ये सुनकर सभी आदमी नागेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर मुस्कुराकर श्वेता को और दादी को देखा है और बोलता है कि देखो कितनी आसानी से हो गया ये सब। ये देखकर दादी भी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ना होते तो क्या होता हम लोगों का। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, अरे दादी आप चिंता क्यों करती हैं, अगर मैं हूं तो मेरे होते हुए आप लोगों को कोई आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। ये सुनकर दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटा मैं जानती हूं अगर आज तुम ना होते तो हमारा क्या होता, यह मुझे सोचकर भी डर लगने लगता है। तभी नागेश्वर कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादी। तभी दादी नागेश्वर के पास आती हैं और उसे गले से लगाकर बोलती है, बेटा तुम्हारे जैसा बेटा सबको मिले, वह किस्मत वाली होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी। यह सुनकर वहां तीनों की तीनों लड़कियां ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और फिर वह एक दूसरे की तरफ तीनों के तीनों देखने लगते हैं। तभी दादी बोलती हैं, बेटा एक तरफ मेरी बेटी है उसे देखो, क्या वह तुम्हें पसंद है। ये सुनकर नागेश्वर शर्मा जाता है और बोलता है, दादी आप ये क्या बातें कर रही है। तभी श्वेता वहां पर आ जाती है और अपनी दादी को घर कर देखती है और बोलती है, दादी आप ये क्या बातें क्या लेकर बैठ गई हो। ये सुनकर दादी मुस्कुराती हैं और बोलते हैं, बेटा यह इंसान बहुत अच्छा है, मैं तो पहली नज़र में ही इसे देखकर पहचान गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और बस तुम्हारा घर बस जाए। ये सुनकर श्वेता बहुत शर्माने लग जाती है, उसके शर्म से उसके चेहरे का रंग पूरा लाल हो जाता है। ये देखकर नागेश्वर भी थोड़ा शर्मा जाता है और वह देखकर श्वेता और ज़्यादा शर्माने लगती है क्योंकि वह समझ गई कि नागेश्वर शर्मा रहा है और उसी के बारे में सोच रहा है। तभी नागेश्वर कुछ सोचते हुए कहता है, चलो अब चलते हैं, वैसे अब मैं उसे उन्हें पैसे देने का वादा कर दिया है तो मुझे लगता है कि जंगल से कुछ शिकार कर लूंगा और उनके सामानों को बेचकर हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। फिर पूछता है, दादी तुम्हें कितने पेमेंट उन्हें देनी है। ये सुनकर दादी बताती हैं कि हमें करीबन 50 सुनहरे पत्थर देने हैं। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है दादी मैं ये कमाने की कोशिश करूंगा और देने की भी कोशिश करूंगा। ये सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, बेटा अगर तुम जैसा बेटा मेरे पास होता तो मैं धन हो जाती। यह सुनकर नागेश्वर बोलता है, अरे दादी मैं आपका ही बेटा हूं, बस आप अपने जैसे ही समझ लीजिए। ये सुनकर दादी बोलती है, फिर तो मेरी पोती से तुम विवाह कर लो बस। ये सुनकर नागेश्वर का मुंह चुप हो जा बंद हो जाता है और फिर वह श्वेता को देखता है और श्वेता भी नागेश्वर को देखती है। ये देखकर वाहन पर दोनों लड़कियां हैं, अमृता और गुनगुन, दोनों को वाहन गुस्से में लाल देखकर नागेश्वर औलदार जाता है और सोचता है कि आज तो मेरी खैर नहीं। यही सोचते वह दादी को बोलता है, दादी हमें अभी चलना चाहिए, यहाँ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। ये सुनकर दादी उन्हें जाने का इशारा करती है और फिर सभी लोग अपने अपने खाना का सामान लेकर वाहन से चल देते हैं। ये देखकर दादी को बहुत बुरा लगता है लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि अगर उन्होंने उन्हें रोका तो फिर उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यही सोचते सभी लोग वाहन से जल्दी में निकल जाते हैं और फिर वह गुनगुन से पूछते हैं, गुनगुन हमें क्या कहाँ जाना चाहिए। तभी गुनगुन बोलती है, हमें किसी की मदद लेनी होगी। यह सुनकर नागेश्वर वह कुछ सोच ही रहा होता है तभी वाहन पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो नागेश्वर के पास आता है। फिर नागेश्वर के सामने आकर वो अपना बेस बदल लेता है और फिर नागेश्वर के सामने वही आदमी आ जाता है जो उस समय था जो वाइस प्रिंसिपल, वही वाइस प्रिंसिपल जो बख्तावरपुर में नागेश्वर को माइल थे, जो बुलंदशहर से गए थे। यही सोचते वह चिल्ला पड़ता है और बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वह बताते हैं कि नागेश्वर तुम्हें मैं ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी परीक्षा 15 दिन में शुरू हो जाएगी, इसलिए तुम 15 दिन से पहले लौट आना। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें उस विद्यालय में लाना चाहता हूँ और तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तभी नागेश्वर उन्हें कंफ्यूज होकर देखता है। तभी नागेश्वर को बताते हैं कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या ढूंढने जा रहे हो। ये सुनकर नागेश्वर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, कभी नागेश्वर को बताते हैं कि एक घनी पहाड़ी में तुम्हें वह ड्रैगन पत्थर मिलेगा। ये सुनकर वह शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अगर वाहन से वह पत्थर चाहिए तो वाहन पर एक उड़ने वाली शेरनी रहती है, बोले तो उस बाघ को तुम्हें हराना होगा या फिर उन्हें अपने बस में करना होगा। ये सुनकर नागेश्वर शौक होकर उस देखता है और बोलता है, वाह तो बड़ी खतरनाक जागी है। ये सुनकर वह लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि नागेश्वर तुम कब से खतरों से थाने लग गए। तभी नागेश्वर को प्रिंसिपल बताते हैं, तुम्हें वाहन जाने के बाद हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और वाहन पर बहुत ही ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं और वाहन पर जादुई जानवर भी रहते हैं जो तुम्हें एक पाल में मरने की हिम्मत रखती हैं। वाहन पर स्टार एक के जानवर तो तुम्हें मार नहीं पाएंगे लेकिन इन लड़कियों को वे आराम से मार सकते हैं, इसलिए तुम इन लड़कियों का ध्यान रखना। ये सुनकर नागेश्वर दार जाता है और वह चुपचाप आगे बढ़ जाता है और फिर उनसे बोलता है, आपका धन्यवाद जो आपने ये सब हमें बताया। तभी नागेश्वर की तरफ मुड़कर वॉइस प्रिंसिपल बोलते हैं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर नागेश्वर उनसे पूछता है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तभी नागेश्वर को देखते हुए वह बताते हैं कि मुझे किसी का उधार चुकाना है और वह मैं कर रहा हूं। ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से वाइस प्रिंसिपल को देखा है और फिर वहां से चले जाते हैं।
जब वाइस प्रिंसिपल वहां से गायब होते हैं तो नागेश्वर अपने ही मन में कुछ सोचने लगता है। तभी वह देखता है आगे एक बहुत बड़ा और घना जंगल है। ये देखकर वह अपनी टीम की तरफ देखा है तो वह और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर वहां पर इन सभी को लेकर गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन वह इन लोगों को यहां पर छोड़ भी नहीं सकता था। यही सोचते हुए वह सभी को चलने का इशारा करता है और वह सभी लोग अंदर चलने लगते हैं। तभी नागेश्वर सभी को सत्य हिदायत देता है कि मेरे बिना कोई किसी भी वस्तु को छुएगा नहीं और हमें नहीं पता कि इस जंगल में कितने खतरे हैं, इसलिए सबके सब एक साथ रहेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा। ये सब सुनकर सभी लोग हाँ बोल देते हैं और फिर सभी लोग आगे चलने लग जाते हैं और नागेश्वर उनके आगे चलता है। नागेश्वर और सभी लोग चल ही रहे होते हैं। वे लोग देखते हैं कि अभी अंधेरा आने को है। ये देखकर नागेश्वर कहता है कुछ दिन हमें बाहर रहकर इंतजार कर लेना चाहिए था। अरे यार हमने गलती कर दी। आज सुनकर गुनगुन उसके पास आती है और उसके हाथ पे हाथ रखकर उस समझाती है हमने कोई गलती नहीं की, अगर हम अंदर नहीं आते तो हमें और समय लगने वाला था। वैसे भी वाइस प्रिंसिपल की बात आपने सुनी ना, हमें 15 दिन के अंदर वापस आना होगा वरना हम परीक्षा में नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर नागेश्वर सोच में पड़ जाता है और कहता है ठीक है, मैंने उनकी बातें सुन ली थी लेकिन मुझे नहीं पता कि वह सच बोल रही हैं या झूठ। तभी उनके पास आते अमृता बोलती है अगर वह झूठ बोलते तो उनका इसमें क्या फायदा होता। ये सुनकर नागेश्वर भी सच में पड़ जाता है और बोलता है लगता है वह सच बोल रहे थे। 21 नागेश्वर को लगी चोट। फिर सभी लोग वहां पर रुकने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। तभी वहां पर टेंट कम पड़ जाते हैं और फिर वह टेंट कम होने के कारण नागेश्वर सोच में पड़ जाता है कि अब हम टेंट कहां से लाएं। तभी गुनगुन आती है और नागेश्वर से पूछता है क्या हुआ। नागेश्वर यह सुनकर नागेश्वर उसे बताता है टेंट कम पड़ गई हैं और हम दोनों के पैराग्राफ में सोना होगा। ये सुनकर गुनगुन भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर वह अमृता और श्वेता की तरफ देखती है। ये देखकर श्वेता और अमृत दोनों समझ जाती हैं कि वह क्या सोच रही है। तभी वह कहती वह दोनों है नहीं, हम दोनों नहीं सोने वाले एक साथ। यह सुनकर गुनगुन बोलती है ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम सो या ना सो, मैं तो अपने नागेश्वर के साथ चली सोने। ये सुनकर उसका गुस्सा और भड़क जाता है और कहती है तुम ऐसे कैसे जा रही हो, नागेश्वर तो तुम्हारे साथ नहीं सो सकता है। ये सुनकर गुनगुन गुस्से में उन्हें देखते हैं और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है नहीं सो सकता, वह होने वाला पति है मेरा तो मैं क्यों नहीं सो सकती। यह सुनकर तो अमृत और श्वेता गुस्से में उसे दोनों को देखते हैं और कहती हैं कि तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रही हो। तभी दोनों के दोनों रहती हैं तुमने कब बात की और उनके घर वालों से, क्या तुम्हारे पिता को पता है कि तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर गुनगुन मुस्कुराती है और कहती है मेरे पिताजी ने ही कहा है इससे शादी करने के लिए। ये सुनकर अमृता और श्वेता दोनों नागेश्वर की तरफ देखते हैं तो नागेश्वर अपना सर नीचे झुका लेता है। ये देखकर अमृत समझ जाती है कि यह जो बोल रही है ये सारी बातें सच है, इसलिए वह चुपचाप कुछ नहीं बोलता और गुस्से में टेंट के अंदर चली जाती है। तभी नागेश्वर सबको कहता है कि हमें लगता है बारी बारी से पहरा देना होगा वरना हम लोग किसी जंगली जानवर की निवाली बन जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग हमें सर खिलाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम लोग बड़ी बड़ी से पहरा देंगे। पहले बारी आती है नागेश्वर की। नागेश्वर आधी रात तक जागता है तो वह जब उसे नींद आने लग जाती है तो फिर वह श्वेता को बोलता है अब श्वेता की बारी थी। श्वेता जाकर सुबह तक पहरा देता है और उधर नागेश्वर और गुनगुन एक साथ एक दूसरे में लिप्त सो रहे थे। कुछ सोचते हुए गुनगुन अपने मन में ही बोलती है लगता है मुझे नागेश्वर को अपना बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही सफर करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से नागेश्वर के होठों को अपने होंठ से दबा देता है जिससे नागेश्वर की नींद खुलते खुलते बसती है। लेकिन ये करने में गुनगुन को बहुत मजा आ रहा होता है, इसलिए वह दोबारा करने की कोशिश करती है लेकिन फिर कुछ सोचकर वह रुक जाती है। फिर वह कसके राघव को गले लगाकर सो जाती है। सुबह जब नींद खुलती है तो वह देखी है कि राघव अभी तक सो रहा है और उसके आसपास दो लोग खड़े हैं। ये देखकर वह बिस्तर से चौंक कर उठती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, तुम दोनों को अपने टेंट में होना चाहिए। ये सुनकर गुस्से में अमृत उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम ये क्या कर रही थी, मुझे सब दिख रहा है। ये सुनकर वह अमृता को चिढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा तो उसे तुम्हें क्या लेना देना। तभी श्वेता बोलती है तुम इस तरह नहीं कर सकती। तभी श्वेता की तरफ देखते हुए गुनगुन रहती है तुम जानती हो मैं तुमसे पहले से हूँ नागेश्वर के साथ, तो तुम इस तरह मुझे कैसे कह सकती हो। तभी श्वेता कहती है तुम इस तरह नहीं कह कर सकती कुछ भी, अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें एक बंद कमरे में करना चाहिए। ये सुनकर श्वेता चालाकी भरी मुस्कुराहट गुनगुन को देती है। ये देखकर गुनगुन जल जाती है और फिर वह इन दोनों को चिढ़ाने के लिए फिर से लेट जाती है और नागेश्वर को कसकर गले लगाकर उसके होठों पर अपना होठ रख देती है। ये देखकर दोनों के दोनों जल बुनकर राख हो जाती हैं और वह कहती हैं तुम, फिर वह कुछ नहीं रहती और चुपचाप निकल जाती हैं वहां से। ये देखकर गुनगुन को बहुत ही मजा आता है और फिर वह नागेश्वर को छोड़कर वहां से उड़ जाती है और वह अपने कपड़े ठीक करने लग जाती है और फिर वह टेंट से बाहर निकलती है तो वह देखी है कि वह दोनों गुस्से में बाहर खड़ी थी। तभी जैसे ही गुनगुन बाहर आती है तो वह देखते हैं कि गुनगुन बाहर आ रही है तो वह उसके पास चली जाती हैं और कहती हैं तुम हमसे क्या चाहती हो। ये सुनकर गुनगुन मुस्कुराती है और कहती है तुम दोनों मेरे आशिक से दूर रहो। ये सुनकर दोनों के दोनों गुस्से में उसे होती है और कहती है कि तुम अकेले उसे नहीं ले जा सकती। यह सुनकर वह कहती है कि यह कोई बांटने की चीज नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ उसे पर सकूं, वह मेरा होने वाला पति है और मेरे पिताजी ने काफी पहले ही उसकी सगाई मेरे से करती है। ये सुनकर अमृता बोलते हैं
तुमसे भी पहले मेरी सगाई हो चुकी थी। तभी गुनगुन बोलती है, हो चुकी थी, लेकिन तुमने खुद ही तोड़ दी, तो भला अब तुम कैसी सगाई उससे आस लगाई बैठी हो। ये सुनकर अमृता गुस्से में उसे देखते हैं और कहती है, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम किसी के फटे में टांग मत बढ़ाओ। ये सुनकर गुनगुन कुछ नहीं बोलता और कहती है, देखते हैं कौन उसे अपने प्यार के जाल में फंसा पाएगा। ये सुनकर तीनों के तीनों एक दूसरे को देखते हैं और गुस्से में एक दूसरे को घूरने लग जाती हैं। तभी कुछ देर बाद नागेश्वर बाहर आता है तो सभी लड़कियां शांत होकर नागेश्वर को बड़े प्यार से देखते हैं, लेकिन नागेश्वर इन सब का मतलब समझ ही नहीं पाता और वह सबके पास आकर बैठ जाता है। तभी वह गुनगुन की तरफ देखा है और बोलता है, गुनगुन ये सब क्या चल रहा है। ये सुनकर गुनगुन बोलती है, अरे कुछ नहीं, हम तीनों बस आपस में बात कर रहे थे। ये सुनकर नागेश्वर कहता है, ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सभी लोग वह टेंट निकाल लेते हैं और कहते हैं, हमें कुछ भोजन के लिए बना लेना चाहिए। ये सुनकर नागेश्वर भी सोचता है, हमने कल कुछ भी नहीं खाया, इसके कारण हमें भी भूख लग रही है। फिर वह पास ही जाकर कुछ शिकार करके लाते हैं और फिर वह पकाते हैं। जब उन्होंने खाना पकाया तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए उन लोगों ने खाना स्टॉक किया और फिर उन्होंने पेट भरकर खाया। ये खाना खाने के बाद वह लोग चुपचाप जंगल के बीचों बीच, जहां पर वाइस प्रिंसिपल ने बताया था, उसकी ओर चल देते हैं। जब वह लोग उसे साइड चल ही रहे थे तो वह लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत जंगली जानवर जो उन्हें घर ही रहे थे। यही देखकर नागेश्वर डर जाता है कि वह कोई जानवर उन पर पीछे से हमला न कर दी, लेकिन वह जानवर हमला नहीं कर रहे थे। ये देखकर नागेश्वर थोड़ा राहत की सांस लेता है। फिर वह कुछ दूर चला है तो वह देखता है कुछ दूर पर लोग शिकार कर रहे हैं। ये देखकर वह उनके पास जाने वाला होता ही है, तभी वह देखता है कि वहां पर एक खतरनाक जानवर आ गया है। ये देखकर वह सभी लोग डर जाते हैं और वह वहां से भागने वाले होते ही हैं। तभी वह देखते हैं कि उधर से भी एक और जानवर आ गया है। वह दोनों तरफ से फंस जाते हैं और फिर नागेश्वर की ओर भागने लग जाते हैं। ये देखकर नागेश्वर अपना माथा पीट लेता है और कहता है, लगता है हम बीच में फंस चुके हैं। तभी नागेश्वर कुछ सोचते हुए कहता है, लगता है हमें बचाने के लिए भगाना होगा या फिर साइड निकलना होगा। तभी गुनगुन रहती है, क्यों ना हमें उन्हें बचाना चाहिए, नहीं तो वह लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर नागेश्वर भी कहता है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। तभी नागेश्वर आगे जाने वाला होता ही है, तभी वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और वह देखते हैं वहां पर एक लड़का अपनी तलवार से धमाका करता है, जिसे देखकर नागेश्वर शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतना तगड़ा धमाका, वह भी एक तलवार से। तभी वहां पर राघव देखा है एक जानवर जो एक छोटी सी बच्ची को मारने वाला ही होता है। तभी वह लड़का तलवार लेकर आगे आ जाता है और वह उसे बच्ची को बचाने के लिए उसे तलवार से उसे जानवर को करने लगता है, लेकिन उसकी सींग इतनी खतरनाक थी कि उसकी तलवार 2 सेकंड में तोड़ देते हैं। ये देखकर वह लड़का घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। तभी वह जानवर अपने पैर पीछे करता है और उसे बच्ची की तरफ तेजी से भागने लगता है। ये देखकर नागेश्वर घबरा जाता है और वह बिना सोचे समझे उसे बच्ची के आगे आ जाता है और उसे जानवर को एक पंच मार देता है, जिससे वह जानवर कई कदम पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर तो वहां पर सभी के सभी लोग शोक में चले जाते हैं कि नागेश्वर में इतनी ताकत कहां से आई, लेकिन नागेश्वर तो खुद हैरान था कि उसके पास इतनी ताकत कहां से आई। यही सोचते हुए वह अपने मुख्य को बड़े ध्यान से देखने लगता है, लेकिन वह देख नहीं पाता कि साइड से एक और जानवर आता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर गुनगुन को गुस्सा आता है और गुनगुन जाती है और उसे बर्फ में जमा देता है और फिर उसे पर एक मुक्का मारती है, जिससे वह जानवर एक झटके में टूटकर बिखर जाता है। गुनगुन की ताकत देखकर तो सभी की सभी और ज्यादा डर जाते हैं। ज्यादातर तो घबराई हुई अमृता थी, वह जानती थी कि उसके पास जो पावर है वह इतनी खतरनाक है कि वह किसी को भी टक्कर दे सकती है। यही सोचते हुए वह अपने मन में सोचती है कि लगता है अब मुझे कोई और लड़का ढूंढना होगा। चैप्टर 22 नागेश्वर और उसकी टीम जंगल में भटकी। तभी नागेश्वर घर कर उसे देखा है और बोलता है कि मैं तुम्हें बोला था कि तुम अभी अपनी पावर उसे नहीं कर सकती। यह सुनकर गुनगुन गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी जान जाते जाते बची है और तुम्हें अभी भी अपनी पावर छुपाने की लगी हुई है। ये सुनकर नागेश्वर चुप हो जाता है और फिर गुनगुन को देखने लगता है और बोलता है, तुमने अपनी जान क्यों खतरे में डाली। यह सुनकर गुनगुन चुप हो जाती है और वह कुछ नहीं बोलते। तभी नागेश्वर देखा है गुनगुन को मारने एक और जानवर आ रहा है। ये देखकर नागेश्वर को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपनी पावर रिलीज कर देता है, जिससे आज पड़ोस में इतनी तेज आग फैलती है कि पूरे के पूरे जंगल को खाक में बदलने की पावर रखते हैं। ये देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वह लोग भी उसे आग में झूला सकते थे, इसीलिए वह भाग जाते हैं, लेकिन वह जानवर उसकी चपेट में आ जाता है और वह एक झटके में चलकर राख हो जाता है। उसका तो कोई खून भी जमीन पर नहीं गिरता। नागेश्वर को इतना गुस्सा में देखकर गुनगुन मुस्कुराती है और वह जल्दी से भागकर नागेश्वर को अपने गले से लगा लेती है और जिससे नागेश्वर का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है। तो वह कहती है, तुम्हें क्या हो जाता है नागेश्वर, तुम ऐसी हरकतें क्यों करने लग जाते हो। ये सुनकर नागेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट खाते नहीं दे सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर गुनगुन वही शौक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, अभी यह सब बातें करने का कोई टाइम नहीं है। तभी नागेश्वर रोते बोलता है, तुम ऐसा नहीं बोल सकती। यह सब बातें सुनकर वाह भी भावुक हो जाती है और फिर वाह जब नागेश्वर को अपने से दूर करती है तो वह देखती है कि नागेश्वर रो रहा है और उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों फिर एक दूसरे की गली रखकर थोड़ी देर तक रोती हैं और कहते हैं,
मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाली नागेश्वर, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर नागेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूर कभी नहीं जाने दूंगा। नागेश्वर की बातें सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर नागेश्वर ने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई तो वह उस खो देगी और नागेश्वर उस खोज देगा। यही सोचते वह सोचाती है नागेश्वर के साथ मुझे हमेशा रहने के लिए नागेश्वर को मजबूत बनाना ही होगा। यही सोचते नागेश्वर से कहती है मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनोगे। ये सुनकर नागेश्वर उस जोर से गले लगा लेता है और बोलता है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी गुनगुन उससे बोलती है मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस तुम ताकतवर बनो और बाहर के जामुलों से दूर रहो। ये सुनकर अमृता और श्वेता दोनों भागकर नागेश्वर और गुनगुन के पास आते हैं। जब गुनगुन और नागेश्वर की बातें सुनते हैं तो वह लोग गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन फिर वह लोग उस मौके पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन उन्हें गुस्सा तो बहुत रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह अपने आपस की बात कर रहे थे। इसीलिए चुपचाप वह लोग नागेश्वर की और गुनगुन की बात सुनती हैं और फिर वह बीच में इंटरप्रीटी करते हुए बोलती हैं कि यहाँ पर और भी लोग हैं। यह सुनकर दोनों के दोनों शर्मा जाते हैं और चुपचाप अपनी नजरें झुका लेते हैं। फिर कुछ देर बाद वह बच्ची नॉर्मल होती है तो वह नागेश्वर के पास आती है और कहती है भैया आपको मेरी सहायता करने के लिए शुक्रिया, अगर आपको चोट लगी हो तो मेरे पास बहुत अच्छी दवाई है। ये सुनकर नागेश्वर मुस्कुरा देता है और उसके पास बैठकर उसके गालों पे हाथ रखकर बोलता है मुझे देखो कोई चोट नहीं लगी। जब नागेश्वर उस दिखा ही रहा होता है तभी वह देखता है कि उसके पेट में घाव लगा है। ये देखकर वह बच्ची डर जाती है और कहती है आपको बहुत ज्यादा घाव लगा है, लब मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। ये सुनकर वह अपनी कपड़े उतारने वाला होता है तभी वाहन पर जितनी लड़कियां होती हैं वह शर्मा जाती हैं। ये देखकर बच्ची बोलती है अरे आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अपने कपड़े उठा लो, मैं आपको लगा दूंगी दवा। ये सुनकर नागेश्वर अपना कपड़ा चुपचाप उठा लेता है और कुछ नहीं बोलता। फिर वह बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से दवा लगा देती है। जब वह दवा लगा देती है तो उसके पीछे एक बड़ी लड़की आकर खड़ी होती है और वह देखकर नागेश्वर शौक में चला जाता है और कहता है कि आप कौन हो और इस तरह कैसे आ गई। तभी नागेश्वर को देखते वह लड़की बोलती है मैं यहाँ कैसे, यह छोड़ो, तुम वही हो जिसने मेरी बहन की जान बचाई है। ये सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि वह लगता है इसकी बड़ी बहन है। ये सोचते वह बोलता है पर ये तो बस छोटी सी बात है। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है लेकिन मेरी बहन की तुमने जान बचाई है तो ये छोटी बात कैसे हो सकती है। यही बोलते वह नागेश्वर के पास बैठती है और नागेश्वर का घाव देखती है तो वह बोलती है लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा घाव हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगी। यह सुनकर नागेश्वर समझ जाता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इसलिए चुपचाप अपना सिर दूसरी साइड घुमाकर वह छोटी बच्ची से बात करने लग जाता है और कहता है कि अभी मुझे जाना होगा। ये सुनकर बच्ची उदास हो जाती है और कहती है कि आप क्यों ना हमारे साथ हमारे काबिले में चल सकते हैं। ये सुनकर नागेश्वर बोलता है अभी मुझे यहाँ पर कुछ कम है, मैं अपना कम खत्म करने के बाद वापस जरूर आऊंगा। ये सुनकर वह बच्ची खुश हो जाती है और वह बोलती है हमारा काबिला रेड रोज काबिला है, इसलिए तुम जब चाहो ए सकते हो। तभी नागेश्वर बोलता है मैं अपना कम करने की बात जरूर आऊंगा। तभी वाहन पर कुछ लोग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी चलना होगा बड़ी मलकिन, वरना यहाँ पर और खतरनाक जानवर आ जाएंगे। ये सुनकर वह बड़ी बहन बोलती है वैसे मेरा नाम नीलम है, अगर तुम रेड रोज आए तो मुझसे जरूर मिलना। ये सुनकर नागेश्वर सोचता है लगता है कुछ बड़े औहदे वाली औरत है, इसलिए इसके अंदर घमंड इतना ज्यादा है। फिर वह लोग आगे जाने ही वाले होते हैं तभी नागेश्वर का हाथ दोबारा बच्ची पकड़ लेती है और कहती है मुझसे मिलने जरूर आना, मुझसे वादा करो। ये सुनकर वह बच्ची वादा करती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाती है और वह चुपचाप अपनी बड़ी बहन की ओर चली जाती है। बड़ी बहन उसे गुस्से में उठती है तभी वहां के लोग बताते हैं कि नागेश्वर ने अपनी जान पर खेलकर इस बच्ची की जान बचाई है, अगर वह बीच में नहीं आता तो मुझे कब की मारी जा चुकी होती। यह सुनकर वह लड़की उनकी बड़ी बहन थोड़ी शांत होती है और फिर वह गहराई से सोचती है और फिर वह कहती है लगता है उसने मुझ पर सच में उपकार किया है। ये सब सोचकर वह कहती है अगली बार जब वह मिलेगा तो मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगी। यह बोलकर वह आगे चलने लगते हैं तभी नागेश्वर उसे आवाज देकर बोलता है नीलम क्या आप उसे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने वाली हैं। ये सुनकर वह उसे पूछना तो चाहती थी कि उसे यह कैसे पता चला, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा और बस अपना सर हिला दिया और फिर वह मोड़ी और वहां से चली गई। ये देखकर नागेश्वर भी चुपचाप वहां से निकल जाता है और वह भी उधर अपनी जर्नी चालू करता है और फिर वह खुशी देर में काफी बीच में पहुंच जाते हैं। उन्हें भटकने भटकती 3 से 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी वह जानवर की गुफा नहीं मिली थी जो वह ढूंढना चाहते थे। तभी वह देखते हैं कि वहां पर दहाड़ने की आवाज आ रही है। ये देखकर वह लोग सच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की आवाज जो बाघ की ही हो सकती है। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।